अस्तित्ववाद अस्तित्ववाद न केवल एक दार्शनिक सिद्धांत है बल्कि एक प्रबल आंदोलन भी रहा है। यह एक मानववादी दर्शन है जो मानव के मानव होने और उसे मानव समझे जाने पर बल देता है। इसके अनुसार मनुष्य के भीतर अवस्थित मनुष्यता साधन मात्र नहीं है बल्कि वो स्वयं में साध्य है। हम ये पाते हैं कि अधिकतर दर्शन मानव को ऑब्जेक्ट या साधन के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य किसी लक्ष्य या किसी साध्य को प्राप्त करना होता है। जैसे अधिकतर भारतीय दर्शन में जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना या ईश्वर को प्राप्त करना है। जैसे प्लेटो के दर्शन में लक्ष्य आइडिया है, एरिस्टोटल के फॉर्म जैसे सुखवाद में जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। परंतु इन सभी दर्शन में मानव के खुद के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। परंतु अस्तित्ववाद एक अद्भुत दर्शन है, एक व्यवहारिक दर्शन है, एक मानववादी दर्शन है जो मानव को मानव के रूप में जाने जाने पर बल देता है। उसकी मान्यता है कि मानव अपने जीवन में रुचि ले, किसी पारलौकिक संसार या कर्म के सिद्धांत में ना ले। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें अस्तित्ववाद जैसे दर्शन की आवश्यकता महसूस की गई, या ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने अस्तित्ववाद को प्रबल होने के लिए उर्वरा भूमि प्रदान की। जैसे हमें पता है कि कोई भी सिद्धांत हो या व्यवस्था, वह अपने कालखंड या समय में उपजे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है। अब अगर हम उस काल की परिस्थितियों व ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को समझ लें तो हम बड़ी सरलता से यह समझ सकते हैं कि कोई दर्शन क्यों विकसित हुआ और उस दर्शन का कंटेंट क्या है। हम जब अस्तित्ववाद के कालक्रम को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में होता है और इसकी इतिश्री 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इस कालखंड को समझना बहुत आवश्यक है। तो हम 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पर अगर नज़र डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस वक्त तक अपनी जड़ें जमा चुका था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने विज्ञान को प्रोत्साहित किया और न्यूटन ने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी और इस क्रांति ने समाजशास्त्रीय विषयों पर दबाव बनाया कि वो रैशनैलिटी की ओर जाएं और ज़्यादा वैज्ञानिकता की तरफ जाएं। कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्रीय विज्ञानों को विज्ञान बनाने का प्रयास हुआ और इसी की उपज हीगल का दर्शन था। और इन सब तत्वों ने मिलकर मध्यम वर्ग को ताकत दी, राष्ट्रवाद को प्रबल किया, वहीं ईश्वर, धर्म जैसी ओल्ड ऑर्डर की चीज़ों को कमज़ोर कर दिया और इन्हीं के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया और इन्हीं के एक प्रतिबिंब के रूप में अस्तित्ववाद खड़ा हुआ। अब हम सभी तत्वों को एक एक करके छूने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो सबसे रेखांकित करने वाला तत्व था वह था डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर, लॉस ऑफ अ सेंस ऑफ यूनिक ह्यूमन बीइंग, यानी पूर्णतः मशीनीकरण।
लेबर का उसके उत्पादों से पूर्णतः संबंध टूट जाना, वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीन का पुर्जा मात्र बन के रह गया। जैसे गांव देहातों से कृषक और दस्तकार शहरों की तरफ धकेले गए, और शहरों में प्रत्येक दिन 10 घंटे वो एक असेंबली लाइन पर एक बोल्ट को सेम तरीके से टाइट कर रहे थे, और सालों तक यही करते करते उनके भीतर मानव होने का भाव ही समाप्त हो गया। इसी भाव को मार्क्स ने एलियनाइजेशन ऑफ लेबर के रूप में प्रस्तुत किया है, और इस पे एक बहुत ज़बरदस्त सटायर चार्ली चैपलिन की मूवी मॉडर्न टाइम्स में किया गया है, जहां एक असेंबली लाइन पर काम करते हुए एक श्रमिक इतना भावशून्य हो जाता है कि वो जब भी किसी गोल चीज़ को देखता है उसको टाइट करना शुरू कर देता है। और ऐसे भावशून्य और मशीनीकृत श्रमिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मांग थे। इसलिए मानव के दो पक्षों, रैशनल और इमोशनल, में केवल बल रैशनैलिटी पर दिया गया। इमोशनल साइड को पूरी तरह से नकार दिया गया, उसे पूरी तरह से दबा दिया गया, और इसे ऑथेंटिकेट करने का काम हीगल का दर्शन करता है। हीगल मध्यम वर्गीय व औद्योगिक क्रांति की एस्पिरेशन को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए उनका दर्शन अति बौद्धिकता और अति विज्ञानवाद की ओर ले जाने का प्रयास करता है। उनके दर्शन को एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहा जाता है, जिसमें लॉजिक ही परम सत्य है, प्योर लॉजिक, और रीजन द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने एक सूत्र दिया, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। इस प्रकार उन्होंने मानव की सारी स्वतंत्रता समाप्त कर दी, उसकी इमोशनल साइड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और उसे रीज़न के हाथ की कठपुतली मात्र बनाकर छोड़ दिया। जैसा हम जानते हैं कि मध्यम वर्ग की एस्पिरेशन बहुत बढ़ चुकी थी और वो चाहता था कि सत्ता में एक मजबूत भागीदारी उसकी हो, परंतु पुरातन व्यवस्था में उसके लिए कोई स्थान नहीं था। वहाँ सत्ता अब भी कुलीन वर्ग के हाथ में थी और उनकी शक्ति का आधार ईश्वर व धर्म था। ईश्वर जो एक एडेसिव फोर्स के रूप में काम करता था, एक निर्धारक शक्ति के रूप में काम करता था, और धर्म एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था, एक तरह की रूल बुक थी। इसीलिए एक नई व्यवस्था का उद्भार हुआ जिसे हमने लोकतंत्र या संविधानवाद कहा, जिसमें संख्या पर बल दिया गया, जिसमें धर्म को रिप्लेस करके संविधान के रूप में एक नई रूल बुक लाई गई। और संख्या को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रवाद जैसे सिद्धांतों को उभार मिला, जो एक एडिसिव फोर्स या एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में कार्य करते थे। और इसी की वजह से राज्य के पास अभूतपूर्व शक्ति आई और राज्य एक तरह से परम सत्य हो गया। हीगल ने तो राज्य को मोस्ट एनलाइटन तक कह दिया। अब इस राज्य ने धीरे धीरे व्यक्ति की मानव के रूप में पहचान समाप्त कर दी और व्यक्ति राज्य की एक इकाई मात्र बन के रह गया। और इन सब परिस्थितियों के विरुद्ध एक दर्शन उभरा जिसे हमने अस्तित्ववाद कहा, जो मानव को मानव की अस्मिता प्रदान करने का एक प्रयास था।